Keeping in mind that you know the concept of foreground processes and background processes, now things must be clear to you. Yes, ma'am. Okay. So now we are going to start with the concept of how the processes are created, how the processes are terminated in details. So this topic is thoroughly being captured in your practical. Your question number 1 is about process creation. In that we will be using fork system call. Fork is the system call जो कि यूनिक्स या लाइनिक्स में यूज होती है, बट इसकी इक्विवेलेंट क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल होती है जो विंडोज में यूज होती है. ठीक है, बट सिंस वी हैव टू टेक आवर प्रैक्टिकल्स इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, so we will be taking care of this fork system call in too much detail, because most of the times in theory paper a question comes out of this. एक आपको स्निपेट दिया होगा और उसमें से आउटपुट पूछा होगा कि क्या आउटपुट होगा. क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं. तो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो बुक में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, तो कहीं कहीं और रिसोर्सेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है. सो व्हाट आई मीन बाय द फोर्क सिस्टम कॉल्ड इन लाइनेक्स. फोर्क सिस्टम कॉल है क्या? इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस. इट इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यू प्रोसेस. एवरी टाइम द न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इट इज नोन टू बी अ चाइल्ड प्रोसेस, और जो मेन प्रोसेस जो होती है वो आपकी कहलाती है पेरेंट प्रोसेस. ठीक है, मैं ये थोड़ी सी थियरी को फटाफट से छोड़ रही हूँ और मैं सीधा स्निपेट पे आना चाहती हूँ, कोड पे आना चाहती हूँ. फोर्क सिस्टम कॉल को यूज करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा. ये stdio.h जो है, दैट मीन्स ये आपको सी का कोड दिखाया हुआ है, ये सी का लाइब्रेरी है. मेन जो लाइब्रेरी आपको यूज करनी होती है फोर्किंग के लिए वो है systypes.h लाइब्रेरी. Don't be in a hurry to write these things because I'll be sharing these links with you. In fact, आप खुद भी गूगल करके जो मर्जी लिंक्स से फोर्किंग के बारे में पढ़ सकते हो. You will find ample amount of information about forking in other resources. Wait a second, let me relocate to another place. So this is the header file. This is the header file where the fork is defined so that it can be included in your program. This forking, let me come to this. This is the smallest program of forking. You have started a parent process, and in the parent process you are calling a fork system call. The moment a fork system call is created, a child process is created. A child process is created. लेट्स से इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं. ये एक प्रोसेस चल रही थी. जस्ट फॉरगेट अबाउट द चाइल्ड प्रोसेस. चाइल्ड प्रोसेस को भी छोड़ दो. एक आपका पेरेंट प्रोसेस चल रहा था. पेरेंट प्रोसेस ने जैसे ही फोर्क सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया, इमीडिएटली a replica copy of the parent process is being created and that is known to be a child process. एक पेरेंट प्रोसेस आपका चल रहा था. जैसे ही आपने उसको एग्जीक्यूट करवाया फोर्क सिस्टम कॉल को, चाइल्ड में एक और लेट्स से आपका ये एक पेरेंट प्रोसेस चल रहा था. ठीक है, यहाँ पे आपकी एक फोर्क सिस्टम कॉल थी. लेट्स फॉर एग्जांपल दिस वाज योर फोर्क सिस्टम कॉल. The moment fork system call is created, another copy which is the child process that is created,
This was your parent copy and this was your child copy, and the child copy is created immediately, and the parent gets the parent को क्या मिलता है as a result? This always returns something. This always returns something. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PID. PID. पेरेंट को क्या मिलता है? पेरेंट गेट्स द PID ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस. PID एक सिंपल वेरिएबल है. मैं इस PID को मैं V लिख देती हूँ, VPID, जस्ट टू मेक श्योर कि ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम था. आई कैन हैव एनी वैल्यू X Y Z T P M N O, एनी वैल्यू. द पॉइंट टू से इज दैट फोर्क इज अ सिस्टम कॉल, दैट इज अ बिल्ट इन प्रोग्राम. आपका जैसे ही फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, इट रिटर्न समथिंग. इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू. फर्स्ट थिंग, what it returns to the parent process and what it returns to the child process. In the child process, the value of this VPID is going to be 0, and in case of parent, this value is going to be the PID of the child process. I am repeating, then I'll ask you people. दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनना. आपका पेरेंट प्रोसेस चल रहा था. पेरेंट प्रोसेस में जैसे ही फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई, अ रेप्लिका कॉपी ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, and in the child the value of this VPID will be 0, and in the parent the value of VPID will be the PID, and that means the process ID of the child process. Every process internally is identified by a process ID. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है. तो पेरेंट को क्या मिलेगा? Anyone who can answer? पेरेंट को क्या मिलेगा? PID, that is ma'am process ID of child. Process ID of the child that process has been created. Yes ma'am. Exactly. और child को क्या मिलेगा? Child will get the value of 0. Child को मिलेगी वो वैल्यू 0. ठीक है. यहाँ पर ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जैसे आपकी सिस्टम, ये क्या एग्जीक्यूट हुआ है, कोड दिख रहा होगा. आई होप आपको मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा. फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई है, वेरिएबल PID ले लिया. इट कैन बी एनी वेरिएबल नेम, बिलीव मी, इट कैन बी एनी वेरिएबल नेम. जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसके बाद आप पेरेंट में क्या PID वैल्यू आई है 3 4 5 6, और चाइल्ड में क्या वैल्यू आई है 0. ठीक है. सो whenever a fork system call is created, whenever a fork system call is executed, a replicate copy of the child is being created, and the control passes to the next statement in both the programs. That means आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है. ध्यान से सुनना. देखो, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स से नेक्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो आपकी कोई प्रिंट स्टेटमेंट थी. ये नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, लेट्स से प्रिंट स्टेटमेंट है. लेट्स से दिस इज सम प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज सम प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है. कंट्रोल जो था वो दोनों में ही नेक्स्ट लाइन पे आ गया. तो आपकी एक काम करती हैं, लेट मी गो टू दिस एग्जांपल इटसेल्फ. ओके. फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई. यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपकी मैंने कोई रिटर्न वैल्यू नहीं ली है. फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद आप एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग फोर्क सिस्टम कॉल. नाउ द होल इस प्रोग्राम की 2 जगह कॉपी क्रिएट हो गई, और हमेशा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा दोनों प्रोग्राम्स का? फोर्क के बाद टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द फोर्क. दैट मीन्स पेरेंट प्रोसेस भी इस printf वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड प्रोसेस भी इस printf वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? आई एम जस्ट सेइंग. फोर्क सिस्टम कॉल हुई, फोर्क के बाद पेरेंट में एक कॉपी बन गई, पेरेंट की तो एक कॉपी थी, चाइल्ड की एक और रेप्लिका कॉपी बन गई, एंड कंट्रोल इन बोथ द प्रोग्राम्स गोज टू द नेक्स्ट लाइन. सो ऑब्वियसली this line will be printed how many times? Twice. One for the parent copy and one for the child copy. One for the parent copy and one for the child copy. ये कहना कि ये ऊपर वाली लाइन कौन सी पेरेंट ने प्रिंट करी है या ऊपर वाली लाइन चाइल्ड ने प्रिंट करी है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट भी एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड भी एग्जीक्यूट हो रहा है. तो ये पता लगाना कि फर्स्ट वाली लाइन पेरेंट ने प्रिंट करी है या चाइल्ड ने प्रिंट करी है, ये अभी कहना मुश्किल है. वील कम टू दैट पार्ट ऑल्सो. सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर. रिटर्न 0 करती हूँ तो पेरेंट भी क्लोज हो जाएगा और चाइल्ड भी क्लोज हो जाएगा. चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाएगा, पेरेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक था मैम? फोर्क का मतलब कॉपी करना होता है. फोर्क का मतलब होता है एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना, एक प्रोसेस. कॉपी करना नहीं, वो तो एज अ रिजल्ट ये हो रहा है. दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द फोर्क सिस्टम कॉल कि जब भी फोर्किंग होती है तो चाइल्ड
duplicates the address space of the parent process. That means parent में जो भी instructions code data होगा वही address space जो है वो child process में भी आ जाएगा, वही सारे variables की value address space की copy होके आपकी child process में भी आ जाएगी. So whenever a fork system call is created, a child process is created. Whenever the system call fork is executed, a child process is created and the address space of the parent process is duplicated in the child process. I hope my lines are clear. चलो आगे चलते हैं, इसी में ही देखो. Let's for example, ये आपको दिखाया हुआ है, पेरेंट था, पेरेंट ने एक फोर्क सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया. एज अ रिजल्ट आपका एक प्रोग्राम पेरेंट का बन गया और एक प्रोग्राम जो था आपका चाइल्ड का बन गया. सेम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड. आई होप लाइंस आर क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ये वाला प्रोग्राम देखेंगे आप, इसमें 4 बार फोर्क को यूज किया हुआ है. 4 बार फोर्क को यूज करने का, सो द आउटकम इज it is always 2 raised to power n the number of times the child processes are created. सोच के देखो, पहले ये प्रोसेस एक फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई, एक ने कितनी प्रोसेसेस बना दी? 2 ma'am, that is one parent for parent and another for child. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे कंट्रोल इस लाइन पे आ गया, अब कंट्रोल नेक्स्ट वाली फोर्क पे आ गया. तो 2 प्रोसेसेस पेरेंट और चाइल्ड हैं जो ये फोर्क को एग्जीक्यूट कर रही हैं. तो उन दो ने पेरेंट और चाइल्ड बनाया, फिर एक और जो चाइल्ड जो था उसने एक और चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड बनाया. सोच के देखना. अच्छा, ग्रैंड चाइल्ड की टर्म को मैं यूज नहीं करती, ये लाइन क्लियर थी. यहाँ से कितनी बन गई थी प्रोसेसेस? एक पेरेंट एक चाइल्ड. ठीक है, अब वो दोनों के दोनों फोर्क को एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो अब कितनी प्रोसेसेस बन गई? 4. अब वो 4 के 4 जो हैं वो फोर्क सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर रही हैं. So it is 8 now. So it always depends on 2 raised to power n. कितनी 2 raised to power n number of times, where n is the number of fork system calls. आपकी कितनी processes create होंगी? It depends upon 2 raised to power n, where n is the number of fork system calls. Clear होती है ये बात हमें? Yes ma'am. ठीक है, very good. Yes ma'am. Okay. Ma'am, for example, ma'am, I have a question. लेट्स से कि हमने एक फोर्क सिस्टम कॉल किया, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया कि फोर्क सिस्टम हैज बीन कॉल्ड. फिर मैम जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, दैट इज आफ्टर द फोर्क स्टेटमेंट, कॉलिंग ऑफ द फोर्क स्टेटमेंट. सो मैम उसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा, तो उसमें तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंट होगा तो वो तो 2 बार मतलब आउटपुट में आएगा, बिकॉज वन विल एग्जीक्यूट फॉर द पेरेंट एंड वन विल एग्जीक्यूट फॉर द चाइल्ड. बट मैम व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट? वो 4 बार प्रिंट होगा, वो 4 बार प्रिंट होगा. उससे अगले वाले में जो प्रिंट करवाओगे वो 8 बार प्रिंट होगा. देखो, पता है तुम्हारा जो उसका क्वेश्चन जो है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है लैब एक्सरसाइज का, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, क्रिएट हिरार्की ऑफ प्रोसेसेस. हिरार्की ऑफ प्रोसेसेस में यही लिखा हुआ है, फोर्किंग 3-4 बार कॉल करो और उससे प्ले अराउंड, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो, कितनी बार फोर्क हो रहा है, कितनी बार प्रिंट हो रहा है, कितनी बार चाइल्ड प्रोसेसेस बन रही हैं. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्क हमने जब कॉल किया था तो प्लेन फोर्क को कॉल कर लिया था, हमने उसकी रिटर्न वैल्यू को नहीं लिया था. अब इस प्रोग्राम में मैं उसकी रिटर्न वैल्यू को भी ले रही हूँ. देख लिया आपने? देखा, मैंने उसकी रिटर्न वैल्यू को भी ले लिया. ठीक है. सो दिस रिटर्न वैल्यू इज एन इंटीजर वैल्यू. पहली बात, you can simply declare int p also, and you can declare PID underscore type t of p also. This data type PID underscore t, it is nothing, that is an integer data type, and this is declared in systypes.h library. So अगर आप ये लाइब्रेरी को ना यूज करो तो आप सिंपल ये लिख सकते हो int p and p is equal to fork. बट अगर आप इस लाइब्रेरी को यूज करते हो तो आप यहाँ पर p अंडरस्कोर टाइप t डेटा टाइप डिक्लेयर करके उसको यूज कर सकते हो. बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं? मैम डेटा टाइप विद मेमोरी, मतलब मेमोरी जो हमारी प्रोवाइडेड होती है वो 4 बाइट्स की. इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं क्या? यस मैम. तो यहाँ पर ये जो PID अंडरस्कोर टाइप t, it only contains the positive values. मेरे को तो इंटीजर में नेगेटिव तो नहीं चाहिए, प्रोसेस आईडी में इट हैज टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया व्हिच कैन ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यूज.
So I can use this PID underscore type T data type also, and I can use the integer also. I can use any one of them. आपको ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बुक में एक प्रोग्राम दिया हुआ है, बुक में एक प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पर इसको यूज किया हुआ है PID अंडरस्कोर टाइप T, और उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज की हुई है. एंड यू नेवर नो एग्जाम में जो कोई प्रोग्राम आ जाए उसमें भी ये डिक्लेयर हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए इस वाली पर्टिकुलर लाइब्रेरी का क्या काम है और इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का क्या काम है. ठीक है. नाउ देयर कैन बी रीजंस इफ forking is not successful. Like for example, आपकी मेमोरी इतनी अवेलेबल नहीं है जो एक नई प्रोसेस को एकोमोडेट किया जा सके, या फिर जो प्रोसेस जो फोर्क क्रिएट कर रही है उसके पास परमिशंस नहीं है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए. सो देयर कैन बी रीजंस फोर्किंग कैन बी फेल्ड. So in case if it fails, then it returns a value of -1 in this particular variable. ठीक है. देखो 3 आउटकम्स हो सकते हैं. फोर्किंग अगर फेल हो जाती है तो P में -1 वैल्यू होगी. फोर्किंग अगर सक्सेसफुल होती है तो अगर ये जीरो वैल्यू है तो दैट मीन्स वो चाइल्ड को 0 वैल्यू दी है और पेरेंट को उसने चाइल्ड प्रोसेस का PID रिटर्न किया. एक सेकेंड, लेट मी एडमिट. इस वाले स्निपेट पे आ जाइए. मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, इफ PID इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स देयर वाज एन एरर व्हाइल कॉलिंग फोर्क वाज नॉट सक्सेसफुल. ये इतना कोड समझ में आता है. बट इफ PID इज इक्वल, अब यहाँ से अब एक चीज ध्यान से सोचना, ये जो कोड है ना ये दोनों प्रोसेसेस में आया है, पेरेंट में भी आया है, चाइल्ड में भी आया है, डुप्लीकेट होके. तो कंट्रोल जो है दोनों का इस लाइन के ऊपर है. पेरेंट प्रोसेस का भी इस लाइन पे है, चाइल्ड प्रोसेस का भी इस लाइन पे है. अगर तो फोर्किंग फेल हुई होगी तो चाइल्ड बना ही नहीं होगा और पेरेंट का कंट्रोल इस लाइन पे होगा, और पेरेंट ये देखेगा कि अगर P के अंदर -1 वैल्यू है तो सिंपल वो प्रिंट कर देगा कि ये फोर्किंग फेल हो गई. अगला इफ नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर था? Yes ma'am. ठीक है. Yes ma'am. बट अगर फोर्किंग सक्सेसफुल हुई होगी तो पेरेंट का कंट्रोल भी इस लाइन पे है, चाइल्ड का कंट्रोल भी इस लाइन पे है. पेरेंट ने चेक किया इफ PID इक्वल टू -1, जो कि नहीं था, वो तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया. अब वो चेक करेगा इफ PID इक्वल टू 0, पेरेंट को क्या रिटर्न हुई है वैल्यू, पेरेंट को क्या 0 रिटर्न हुई है P की वैल्यू? पेरेंट को क्या रिटर्न हुई है? कोई भी वैल्यू रिटर्न हुई होगी तो वो ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो ये वाला इफ ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो ये एल्स को एग्जीक्यूट करेगा. दैट मींस ये जो लाइंस जो हैं ये कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये सिर्फ पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी. सिमिलरली चाइल्ड के अंदर कंट्रोल यहाँ पे आया होगा, चाइल्ड के पास तो उसकी वैल्यू 0 की आई हुई है तो चाइल्ड ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा. दैट मींस इट इज द चाइल्ड प्रोसेस, तो चाइल्ड के अंदर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और वो एल्स वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न कर जाएगा. दैट मींस अगर फोर्किंग एग्जीक्यूट हो रही होगी तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए? We are in the parent process. We are in the child process. Exactly. Very good. So ये दोनों लाइन प्रिंट होंगी और तुम चेक करना किसी स्टूडेंट की स्क्रीन पे ये वाली लाइन आ रही होगी ऊपर वी आर इन द चाइल्ड प्रोसेस, और किसी स्टूडेंट की उसमें आ रही होगी वी आर इन द पेरेंट प्रोसेस. तो क्योंकि दोनों प्रोसेसेस रेडी क्यू में है, प्रोसेसर उनमें से किसी भी एक प्रोसेस को ले लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, शेड्यूलर पिक करेगा और उनमें से कोई भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी. जो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी उसका जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले आ जाएगा, जो प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी उसका प्रिंट स्टेटमेंट बाद में होगा. तो इस एग्जांपल में पेरेंट पहले एग्जीक्यूट हो गई है, चाइल्ड बाद में एग्जीक्यूट हुई है. ठीक था? ये इस पूरे का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. चलो कोई और ब्लॉग देखते हैं. ऐसे ना आपको फोर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सारे स्निपेट्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सारे स्निपेट्स मिलेंगे. प्लीज कीप ऑन रीडिंग देम. कुछ अच्छा क्वेश्चन पेपर्स हैं तुम्हारे पास? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं? Ask your only one question paper. Yes, like senior B ने share किया था, but ma'am there is only one.
फॉर एक्चुअली मेरे पास 6-7 तो क्वेश्चन पेपर्स हैं। लास्ट टाइम मैंने सबको ना स्कैन करके पीडीएफ बना लिया था, अब मेरे पास वो पीडीएफ फाइल्स नहीं है। आई आस्क्ड योर सीनियर्स, अगर किसी के पास पीडीएफ होगा, नहीं तो मुझे दोबारा स्कैन करना पड़ेगा और मेरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। मैं देखती हूँ अगर मुझे स्कैन कॉपीज पीडीएफ की मिल जाए तो। अच्छा चलो यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से देखना शुरू करते हैं फोर्किंग। ठीक है, जैसे ही दिस इज पेरेंट प्रोसेस, दिस इज प्रोसेस पेरेंट, दिस इज प्रोसेस चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, नेगेटिव तब होती है जब फोर्किंग अनसक्सेसफुल होती है। जीरो किसको मिलती है, उसकी वैल्यू जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस होती है उसको वैल्यू जीरो मिलती है, फोर्क सिस्टम कॉल की रिटर्न वैल्यू को। और पेरेंट को क्या मिलता है, प्रोसेस आईडी ऑफ द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। ठीक था, अब मान लो फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई होगी तो कंट्रोल कौन सी लाइन पे होगा दोनों प्रोग्राम्स में? P equal equal -1. नहीं बच्चे, प्रोग्राम का कंट्रोल फू पे होगा। फोर्किंग तो सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि अब दोनों प्रोग्राम्स फू वाला जो आपका फंक्शन है या मेथड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलो दिस इज द सेम थिंग। यहाँ पे हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट होगा, पढ़ लो एक बार कोड को, पढ़ लो, दिस इज एब्सोल्युटली द सेम प्रोग्राम। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम है, 1 वाला जो प्रोग्राम है ना, 1 इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम नंबर 1, उसके 3-4-5 पार्ट्स हैं, वो भी मैं समझाऊंगी आज की क्लास में समझाऊंगी। सो पहला प्रोग्राम क्या है, मेक 2 प्रोसेसेस विच रन द सेम प्रोग्राम आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों प्रोग्राम जो है, दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो सेम कोड एग्जीक्यूट कर रही हैं और सेम प्रोग्राम चल रहा है, सेम प्रोग्राम है और सेम कोड एग्जीक्यूट हो रही है। दोनों के दोनों प्रोग्राम्स जो हैं, दोनों पेरेंट एंड चाइल्ड इज एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन। सो हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स प्रिंट हो गया। यहाँ पर फिर यहाँ पे ये 3 बार आ गया है तो कितनी बारी हेलो प्रिंट हो जाएगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम यही चीज दी हुई है, 2n वाला कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है, L1 था, L1 से आपका लेवल 2 पे 2 प्रोसेस हुई और इन दोनों ने फिर से फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करी है। तो ये तो टोटल आपकी कितनी प्रोसेसेस बन जाती हैं, 8 प्रोसेसेस बन जाएगी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट पेरेंट प्रोसेस। P0 से P1, P1 से ये दो टोटल आपकी 8 प्रोसेसेस बन जाती हैं। टोटल याद रखना, ठीक है, टोटल 8 प्रोसेसेस बनती हैं, इंक्लूडिंग द पेरेंट प्रोसेस, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल प्रोसेस। 7 तो आपकी नई चाइल्ड प्रोसेसेस बनेंगी, न्यू चाइल्ड प्रोसेसेस 7 बनेंगी और एक ओरिजिनल प्रोसेस जो होगी एक वो प्रोसेस रहेगी। ठीक था, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, फोर्क को चेक कर रही हूँ, फोर्क इक्वल टू 0। अगर तो वो 0 है, अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज द चाइल्ड प्रोसेस, और अगर वो 0 नहीं रिटर्न कर रहा है, नॉन जीरो वैल्यू हुई होगी, तो दैट मीन्स ये किसका कोड रहा होगा, ये पेरेंट का कोड रहा होगा। डन, ये वाला पार्ट भी आपको आई होप क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक था, इंस्टेड ऑफ रिटर्न वैल्यू, देखो इंस्टेड मैंने ये नहीं लिखा P इज इक्वल टू 4, मैंने 4 की वैल्यू को ऐसे ही चेक कर लिया, कोई नई चीज नहीं थी। देखो अब यहाँ पे आपको दोनों दिया हुआ है, आउटपुट कैन बी दिस ऑल्सो एंड आउटपुट कैन बी दिस ऑल्सो। पेरेंट भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है, चाइल्ड भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। अब इस कोड को आप देखोगे और मैं 2 मिनट में चेक करती हूँ आपकी आउटपुट, आप अपनी आउटपुट सोच के रखोगे, बताओगे फिर मुझे, ठीक है।
हाँ जी, सो x की वैल्यू 1 पे थी बिफोर द फोर्किंग। जब फोर्क हुआ तो दोनों के अंदर x की वैल्यू 1 पास ऑन हो गई, बट जब मैंने टेस्ट किया फोर्क इक्वल टू 0 तो x प्लस हो गया और जो एल्स वाली कंडीशन जो थी वहां माइनस हो गया। तो पेरेंट में क्या वैल्यू आई है x की? 0 0 1 मैम। अच्छा, मुझे आउटपुट बताओ ठीक से सोच के। मैम लाइक अगर fork equal to 0 है तो मैम इट विल बी चाइल्ड हैज x equal to 2 एंड देन पेरेंट हैज x equal to 1, या फिर इट कुड बी लाइक पेरेंट हैज x is equal to 0 एंड देन चाइल्ड हैज x is equal to 1. नहीं, देयर कैन नॉट बी टू ऑप्शंस बेटा। x की वैल्यू 1 पास ऑन हुई है दोनों में। ओके यस मैम। देन तो चाइल्ड में क्या हो गया? 2 हो जाएगा और पेरेंट में क्या हो गया? 0 हो जाएगी। इट कैन बी, आउटपुट कैन बी पेरेंट की लाइन पहले हो सकती है और चाइल्ड की लाइन पहले हो सकती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इंटरलीव्ड फैशन में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, सो इट कैन बी पेरेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाए या चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट हो जाए। कोड कितने बच्चों को क्लियर था? क्योंकि ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू जो थी वो दोनों में अलग अलग पास ऑन हुई है और दोनों प्रोसेसेस जो हैं उसको अब अपने प्रोग्राम के कंटेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। ठीक था मैम? एक क्वेश्चन पूछना था। मैम आपने कहा था कि जो पेरेंट होता है वो चाइल्ड प्रोसेस के लिए वेट करता है, तो फिर मैम पेरेंट प्रोसेस पहले अरे आने तो दो मुझे वहां तक। ओके, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये आप अपने प्रोग्राम्स को खुद देखोगे और हम नेक्स्ट क्लास में जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी हम फोर्किंग वाले क्वेश्चंस पे दोबारा आएंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपके बुक वाले कंटेंट पे। लेट मी ओपन द बुक ऑल्सो। सो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन आपको समझ में आ गया। हर पेरेंट जो है, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड बाय द नेम ऑफ गेट पीआईडी। गेट पीआईडी क्या करता है? गेट पीआईडी हर प्रोसेस की अपनी पीआईडी रिटर्न करता है एंड गेट पीपीआईडी हर प्रोसेस की पेरेंट की आईडी रिटर्न करता है। चलो इसको भी एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। इस कोड को देखेंगे आप। इससे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि assume parent ID is equal to 1 2 3 4। क्या है अब यहाँ पे देखना। एज्यूम करो पेरेंट का आईडी जो है वो 1 2 3 4 है। आपने फोर्किंग करवाई, फोर्किंग इक्वल टू 0 था, तो चाइल्ड प्रोसेस पीआईडी एग्जीक्यूट करवा रहा है और गेट पीपीआईडी एग्जीक्यूट करवा रहा है। सिमिलरली पेरेंट प्रोसेस भी गेट पीआईडी एग्जीक्यूट करवा रहा है और पीपीआईडी प्रिंट करवा रहा है। तो चाइल्ड प्रोसेस गेट पीपीआईडी में क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4। और पेरेंट प्रोसेस गेट पीआईडी में क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 मैम। और चाइल्ड प्रोसेस गेट पीआईडी में क्या रिटर्न करेगा? 0 नहीं बच्चे, नहीं। वो तो इस पीआईडी की वैल्यू, देखो मैं इस पीआईडी को यहाँ से हटाती हूँ और मैं इसको एक्स करती हूँ। एक्स की वैल्यू जो है वो 0 प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एक्स करती हूँ तो वो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी, कितने बच्चों को ये लाइन क्लियर होती है? बट हर प्रोसेस का अपना एक पीआईडी होता है। दिस गेट पीआईडी एंड गेट पीपीआईडी आर सिस्टम कॉल्स। जब भी कोई प्रोसेस गेट पीआईडी को एग्जीक्यूट करता है तो
तो सिस्टम उसकी अपनी प्रोसेस रिटर्न करता है। जब वो गेट पीपीआईडी कॉल करता है तो सिस्टम उसके पेरेंट प्रोसेस को उसके पीआईडी रिटर्न करता है। बट मैं यहाँ तो सिंपल फोर्किंग करवा रही हूँ और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ। ये एक्स की वैल्यू तो सिर्फ फोर्किंग की एक रिटर्न वैल्यू है। एंड द आइडिया इज कि पेरेंट और चाइल्ड कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पेरेंट के लिए ये वैल्यू 0 होती है, सॉरी चाइल्ड के लिए ये वैल्यू 0 होती है और पेरेंट के लिए ये वैल्यू चाइल्ड का प्रोसेस आईडी रिटर्न होता है। और क्यों होता है, सोच के देखो क्यों होता है। क्योंकि हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि उससे कौन कौन सी चाइल्ड प्रोसेसेस स्पॉन हुई है। स्पॉन क्या होता है, स्पॉनिंग क्या होता है, SPAWN, स्पॉन होता है अंडे देना, ठीक है, जिसे फिशेस स्पॉनिंग हम बोलते हैं। फिशेस जो होती है वो पानी में बहुत सारे अंडे देती है। इसी तरह से प्रोसेसेस जो हैं वो भी एक दूसरे से स्पॉन हो रही है। सो एक प्रोसेस कौन कौन सी चाइल्ड प्रोसेस को स्पॉन कर रहा है, पेरेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए जब भी फोर्किंग होती है तो चाइल्ड प्रोसेस का प्रोसेस आईडी पेरेंट को रिटर्न होता है एज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ फोर्क। अब फोर्क को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, मान लो आपकी 2 प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती है, वन इज द पेरेंट, द अदर वन इज चाइल्ड, और दोनों की दोनों प्रोसेसेस गेट पीआईडी गेट पीपीआईडी गेट पीआईडी गेट पीपीआईडी प्रिंट कर रही हैं, जैसे इस कोड में मैंने लिखा हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि मान लो जो चाइल्ड एग्जीक्यूट हुआ था, चाइल्ड को वैल्यू मिल गई थी 5 6 7 8, ठीक है। तो अब गेट पीपीआईडी में क्या वैल्यू होगी, गेट पीआईडी में क्या वैल्यू होगी 5 6 7 8 5 6 7 8 और गेट पीपीआईडी में क्या वैल्यू 1 होगी 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 0, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 6 7 8 5 6 7 8 होगी। और गेट पीआईडी क्या होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 और गेट पीपीआईडी क्या होगी 5 6 7 8 कांटा पड़ेगा, गेट पीपीआईडी हो जाएगी। पेरेंट है वो बेटा, पेरेंट का पेरेंट पूछ रही हूं मैं, पेरेंट का पेरेंट। पेरेंट का पेरेंट क्या होता है, इट इज बैश, इट इज बैश, ठीक है। अब तुम्हारे को करना क्या है, आप एक PS कमांड या PS-EL कमांड को ट्राई करोगे। ये वही 2 लिंक है, ये मैं आज फाइल शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। ये वही 2 लिंक हैं जो मैंने तुम्हें अभी दिखाए थे। अगर मुझे कोई और अच्छा लिंक मिलेगा तो वो मैं इसी में सप्लीमेंट करके आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको PS कमांड और PS-EL कमांड को समझना है कि ये दोनों क्या करती हैं। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे से मैंने प्रोग्राम लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, ये इस बार की लैब क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेरा तो मैम मेरा लैब मतलब लैब का वो हो ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है लिनक्स पे। अच्छा, ये इश्यूज तो तुम्हें खुद रिजॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया बट फिर भी नहीं हो रहा। किसी अपने फ्रेंड से हेल्प ले लो बच्चे, किसी फ्रेंड से हेल्प ले लो। सारा एक बार दोबारा हटा के आस्क योर फ्रेंड टू रिजॉल्व द इश्यूज। किसी फ्रेंड के साथ बैठ के किसी दिन कॉलेज में मिल लो, कुछ हेल्प लेके करो, करना तो पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देयर इज एब्सोल्युटली नो। हाँ ठीक है। अब ये ए पार्ट है, ए पार्ट में तुम्हें क्या करना है, सिंपल फोर्क करवाया और हेलो वर्ड प्रिंट करवाया है। ये कितनी बार प्रिंट होगा, 2 बारी। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसके अंदर मैं बोलती हूँ सेम प्रोग्राम सेम कोड। दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो है वो सेम एक ही प्रोग्राम और एक ही कोड को, ये एक ही लाइन है बेटा, ये एक ही लाइन है जिसको दोनों के दोनों पेरेंट और चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरे प्रोग्राम पे मैं आ जाती हूँ। दूसरे में क्या करना है, दूसरे प्रोग्राम में आपको क्या करना है कि पेरेंट जो है सबसे पहले फोर्किंग हुई, फोर्किंग की वैल्यू रिटर्न हो गई, पी वैल्यू को चेक कर रहे हो। इफ पीआईडी इक्वल टू 0 है तो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल वेयर आई एम सेइंग सेम प्रोग्राम बट डिफरेंट कोड।
कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आती है? क्योंकि Yes, पेरेंट अलग कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, चाइल्ड अलग कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोग्राम ओवरऑल सेम था, बट पेरेंट और चाइल्ड जो है वो अलग अलग कोड जो है वो अब आपके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे आ जाओ। Yes, ma'am. ये अब आपका थर्ड था। थर्ड में आपको क्या करना है, आपको यही सेम चीज लगानी है, दोनों प्रोसेसेस का पीआईडी और पीपीआईडी को देखना है कि क्या क्या आ रहे हैं, और साथ में एक्स की वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है। बट उससे पहले तुम अपनी पीएस कमांड को चला के देखोगे और बैश आ रही होगी। पीएस कमांड क्या करती है, ध्यान से सुनो। पीएस कमांड शोज द रन टाइम पे अभी आपकी प्रोसेसेस कितनी चल रही हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे सिस्टम में जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं वो सारी दिख जाती हैं पीएस कमांड में। तो पीएस कमांड में हमेशा एक तो बैश चल रही होती है, क्योंकि बैश आपका कमांड इंटरप्रेटर है। बैश पता है ना, शेल है हमारी, शेल मेरा कमांड इंटरप्रेटर है, जो कि बूट होने के बाद रेडी होके बैठी हुई है कि यूजर उसको कोई ना कोई कमांड देगा या सिस्टम कॉल देगा या कोई भी कमांड देगा। कमांड यूजर तो कमांड देता है, यूजर को मतलब नहीं है सिस्टम कॉल से। वो कमांड वो सिस्टम को पास ऑन करेगी और सिस्टम जो है उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात हम लोगों को? तो हाँ जी, तो अब यहाँ पर तीसरे वाले प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, जब आप पीएस को रन करोगे तो आपको बैश की पीआईडी मिल जाएगी। बैश की पीआईडी मिल जाएगी, तो आप उस बैश की पीआईडी को चेक करना कि वो पेरेंट की पीपीआईडी से मैच होनी चाहिए, वो पेरेंट की पीपीआईडी से मैच होनी चाहिए। डन। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो करना है वो फिगर 3.9 का करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ पहले। Whenever a new process is created, two possibilities for execution exist. Two possibilities for the execution exist. या तो पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो कॉन्करेंटली चलते रहेंगे, या फिर पेरेंट जो है वो वेट करेगा और तब तक वेट करेगा जब तक उसके चिल्ड्रन टर्मिनेट नहीं हो जाते। ये हैं एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटीज। और रिगार्डिंग द एड्रेस स्पेस पॉसिबिलिटीज, या तो चाइल्ड जो है उसको एक डुप्लीकेट एड्रेस स्पेस मिल जाएगा, सेम जो अभी तक हम देख रहे थे कि जो पेरेंट का कोड होता है वही चाइल्ड का कोड हो जाएगा, या फिर चाइल्ड प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में एक नया प्रोग्राम लोड करवाया जा सकता है, ताकि मैं बोलूं कि चाइल्ड तू वही काम मत कर जो पेरेंट कर रहा है। अदरवाइज सोचो फायदा ही क्या होगा, पेरेंट जो काम कर रहा है वही चाइल्ड करता जा रहा है, तो मैं नया काम कैसे करवा पाऊंगी जब तक मैं चाइल्ड के एड्रेस स्पेस को ओवरले नहीं करती किसी चीज से। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जो अभी तक हमने देखा था वो ये वन ऑप्शन थी, जो अब मैं अभी आपको प्रोग्राम में दिखाने वाली हूँ वो टू ऑप्शन है। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई? जो अभी तक हमने देखा था वो पेरेंट और चाइल्ड का डुप्लीकेट एड्रेस स्पेस हो रहा था, और अब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो टू ऑप्शन है। सिमिलरली जो अभी तक हमने ऑप्शन देखी थी वो वन ऑप्शन थी, जो अभी मैं दिखाने लगी हूँ वो टू ऑप्शन है। अब मैं कोड पे आ जाती हूँ। आई एम स्ट्रिक्टली कमिंग टू द कोड। नाउ दिस इज द कोड। ये तीन लाइब्रेरीज आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। PID_type_t PID, और यहाँ तक का कोड आपको क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। चलो, अगर PID इज लेस देन 0 है, दैट मीन्स किसी रीजन की वजह से फोर्किंग फेल हो गई। बट अगर PID इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स कौन सी प्रोसेस है ये? Child process. Exactly, this is the child process. Now there is another system call by the name of exec. exec के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। exec के बहुत सारे exec के 6 वेरिएशंस हैं। exe, ec, execlp, execlv, इसी तरह से बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। 6 वेरिएशंस होते हैं। इनके बारे में आप पढ़ोगे, बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये execlp कमांड या execlv कमांड या exec कमांड करती क्या है। ये एक नए प्रोग्राम से ओवरले कर देगी आपके चाइल्ड प्रोसेस के कोड को। अभी तक चाइल्ड के अंदर वही सेम कोड आ गया जो पेरेंट का था, बट आई डोंट वांट द चाइल्ड टू एग्जीक्यूट द सेम कोड। तो चाइल्ड के एड्रेस स्पेस में, जैसे चाइल्ड की मेमोरी लोकेशंस जो थी वो 800 से 850 के बीच में थी, तो 800 से 850 में अब नया कोड जो है वो ओवरले हो जाएगा, और अब चाइल्ड जो है कुछ और कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। दिस कैन बी डन
by this command of execlp। और इस कमांड में ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहला तो ये पाथ लेता है कि कौन सी डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैंने उसको बता दिया बिन में ls नाम का एक प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है। देन दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द लास्ट इज द पैरामीटर्स, अगर कोई पैरामीटर्स मुझे पास करवाने हैं तो, अगर कोई मुझे पैरामीटर्स पास करवाने हैं तो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने यहाँ पर बताया कि आई डोंट वांट द चाइल्ड टू एग्जीक्यूट द सेम कोड एज दैट ऑफ द पेरेंट, आई वांट द एड्रेस स्पेस ऑफ द पेरेंट to be overlaid by some other program, and the command to specify this is execlp, in which the first argument is the path, the second argument is the name of the program, and the third argument is the parameter which I want to specify or pass at the runtime। ठीक है, और ये वाला कोड क्या है, ये तो पेरेंट का ही कोड था। पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट अभी वेट कर रहा है, वेट नल इज अनदर सिस्टम कॉल कि पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है जब तक चाइल्ड का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक कंट्रोल जो है पेरेंट पे नहीं आएगा। जैसे सीपीयू का कंट्रोल वेट नल पे आएगा वो उसको पता चल जाएगा प्रोसेसर को कि दिस प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम सिग्नल, दिस प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम सिग्नल। वो रेडी क्यू से उठा के उसको कहाँ डाल देगा, वेट क्यू में डाल देगा। रेडी क्यू से उठा के वो कहाँ डाल देगा, वेट क्यू में डाल देगा। पेरेंट ये प्रोसेस जो थी 4 का चाइल्ड हुई, चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है और पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है। जैसे ही चाइल्ड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा वो पेरेंट को बता देगा और पेरेंट का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। सो पेरेंट को तब तक, पेरेंट इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट। जैसे ही चाइल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल इमीडिएटली पेरेंट के पास आएगा और फिर पेरेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास ये लाइन प्रिंट होगी कि चाइल्ड कंप्लीट हो गया, हेंस पेरेंट इज ऑल्सो एग्जिटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक से प्रिंट करवा लेना, चाइल्ड कंप्लीटेड हेंस पेरेंट्स इज ऑल्सो एग्जिटिंग। सो दिस वाज द प्रोग्राम नंबर 3। ये प्रोग्राम कितने बच्चों को समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो, वेरी गुड। ओके, सो दिस वाज योर प्रोग्राम नंबर 4 3.9C। 3.9C नेक्स्ट में क्या करना है ये पढ़ो लाइन और मुझे बताओ क्या करना है तुम्हें। चलो 1 मिनट के लिए मैं इधर ही आती हूँ। 1 मिनट। चाइल्ड प्रोग्राम क्या करेगा बेटा? चाइल्ड में ls की है, चाइल्ड प्रोग्राम क्या करेगा मतलब? ls वो तो दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। मेरे बच्चे ls तो आपने एक दूसरा प्रोग्राम बता दिया क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो मेरे जो तुम दूसरा बोल रहे हो उसी पे मेरा क्वेश्चन है। अब चाइल्ड प्रोसेस क्या करेगा? ls क्या करती थी? लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी। यस मैम। तो आपका अब चाइल्ड प्रोसेस जो है वो जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसके कंटेंट्स को लिस्ट कर देगी। यहाँ पे आप कैल भी लिख सकते हो, ls की बजाय कैल भी दे सकते हो। जो कुछ भी आपकी बिल्ट इन कमांड्स हैं, मैन दे सकते हो, कैल दे सकते हो, कोई भी कमांड आप अपनी दे के यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चाइल्ड प्रोसेस आपका वो वाला काम करना शुरू कर देगी। बट व्हाट इफ यू वांट कि चाइल्ड ये मैन, कैल, ls ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स की बजाय जो आपने फैक्टोरियल, फिबोनाची के प्रोग्राम्स बनाए हैं उनमें से कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, तो क्या करना है? तो वो आपका 5th नंबर का प्रोग्राम है, मॉडिफाई 4th पार्ट। मैं यहाँ पे 4th लिख देती हूँ। मॉडिफाई 4 so that child should execute any of the user program। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक लगा रही हूँ, मिलके आपस में डिस्कस करना। ठीक था? तो ये वाला एक पार्ट होगा जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। साथ में 8th वाला पार्ट बिल्कुल इजी है, क्रिएट द हायरार्की ऑफ प्रोसेसेस
प्ले अराउंड विद 4 और आप अपनी प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा के प्रिंट करोगे. दिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस, दिस वाज द सेकंड प्रोसेस, दिस वाज द चाइल्ड प्रोसेस, दिस वाज द ग्रैंड चिल्ड्रन प्रोसेसेस. कुछ भी इस तरह से फोर्किंग मल्टीपल टाइम्स लगाना. जैसे आई थिंक एक बच्चा अभी पूछ रहा था कि मैम पहली बार प्रिंट लगाएंगे तो 2 बार होगा, दूसरी बार प्रिंट लगाएंगे तो 4 बार होगा, तीसरी बार प्रिंट लगाएंगे. ये क्या हो रहा है? सम स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू ज्वाइन. नो, ये कौन है? एक मिनट. They are just spam. Ma'am, they have also tried to get entry in our other classes. So I think so they are just creating spam, ma'am. क्या बेटा? Ma'am, they are just spam, ma'am. If they are not, they do not belong to our college. ओके. कहाँ पे थे हम? ओके, आई वाज एट द वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट. सो ये वाला पार्ट भी आप लोग कर लोगे, 8th वाला भी. 2 पार्ट रह जाएंगे. एक आपका है ऑर्फन प्रोसेस का और एक आपका है ज़ॉम्बी प्रोसेस का. ऑर्फन प्रोसेस में अभी आपको समझाने लगी हूँ. देखो, नो या ओके. नाउ लेट मी कम टू दिस डायग्राम. इस डायग्राम को ध्यान से देखो. आई थिंक डायग्राम इज क्लियर. इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हैं, एक पेरेंट एग्जीक्यूट हो रहा था. पेरेंट जो है उसने PID इक्वल टू फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करी. पेरेंट जो था वो एग्जीक्यूट अलग हो रहा था. चाइल्ड जो था वो उसने एग्जिट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करी, यानी कि अब चाइल्ड कुछ और काम कर रहा है. द मोमेंट एग्जिट सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड, चाइल्ड से मैं कुछ और काम करवा रही हूँ. चाइल्ड ने जब अपना काम कंप्लीट कर लिया तो एग्जिट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि चाइल्ड आपका टर्मिनेट हो जाएगा. और जैसे ही चाइल्ड आपका टर्मिनेट होगा, इट विल गिव अ सिग्नल टू द वेट सिस्टम कॉल बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द पेरेंट. और उसके बाद आपका पेरेंट जो है उसका भी रिज्यूम होगा और फिर उसका भी एग्जीक्यूशन हो जाए, टर्मिनेशन हो जाएगा. सो आई थिंक दिस वाला डायग्राम वाज आल्सो क्लियर. ठीक था? Now, what is an orphan? What is an orphan process? There can be a situation, girls. There can be a situation कि यहाँ पे मैं वेट नल ना दूं, यहाँ पे मैं वेट नल ना दूं, तो क्या होगा? पेरेंट फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा और चाइल्ड का एड्रेस स्पेस अभी ओवरले हो रहा है या कुछ हो रहा है. तो उस टाइम पे क्या होगा? पेरेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसका पेरेंट जो है वो एग्जिट कर चुका है, that becomes the orphan process. orphan क्या होते हैं? जिनका कोई पेरेंट नहीं होता. ठीक है? सो एक ऐसी चाइल्ड प्रोसेस जिसका पेरेंट जो है वो पहले ही टर्मिनेट कर गया, बिफोर द चाइल्ड प्रोसेस, दैट प्रोसेस बिकम्स द ऑर्फन प्रोसेस. सो ऑर्फन प्रोसेस, अगर पेरेंट जो है वो वेट नहीं कर रहा चाइल्ड के लिए, ध्यान से सुनना, अगर पेरेंट जो है वो चाइल्ड के लिए वेट नहीं कर रहा है, so parent will terminate earlier than to the child and child will become an orphan process. Okay, is it okay or not? ठीक है. Yes, ma'am. Similarly there is a concept of zombie process also. zombie process आपकी कौन सी प्रोसेस होती है कि जब भी कोई प्रोसेस आपकी टर्मिनेट होती है, it returns all the resources to the operating system. ये जनरल लाइन है. it is nothing to do with the zombie process. एक ऐसी प्रोसेस, देखो ध्यान से सुनो, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एक प्रोसेस ज़ॉम्बी होती है और हर प्रोसेस ज़ॉम्बी बनती है. एक प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस का काम खत्म हो गया, ध्यान से सुनना, एक चाइल्ड प्रोसेस का काम खत्म हो गया, उसने कंट्रोल जो था वो पेरेंट प्रोसेस को सिग्नल गया और उसने वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करनी है अभी. तो वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने से पहले तक का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो टाइम होता है, जब चाइल्ड प्रोसेस खत्म हो चुकी है बट उसकी एंट्री अभी भी प्रोसेस टेबल में है, क्योंकि पेरेंट ने अभी तक वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट नहीं करी है. जैसे ही पेरेंट वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कर लेगा, उस प्रोसेस की एंट्री, चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री प्रोसेस टेबल से चली जाएगी एंड दैट प्रोसेस विल बिकम एन एग्जिटेड और अ टर्मिनेटेड प्रोसेस. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि ज़ॉम्बी वर्ड तो मिस ही हो गया इस पूरे एक्सप्लेनेशन में. एक चाइल्ड प्रोसेस जो थी उसका काम खत्म हो गया,
उसने अभी सिग्नल भेजा है पेरेंट प्रोसेस को कि मेरा काम खत्म हो गया, और अभी पेरेंट जो है वो वेट सिग्नल पे ही है। सो उस टाइम के लिए जो चाइल्ड प्रोसेस है वो ज़ॉम्बी प्रोसेस कहला जाएगी। ज़ॉम्बीज क्या होते हैं, जो मर भी जाते हैं और उनके डेड रिमेन्स रहते हैं। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि खत्म तो हो गई है, बट पेरेंट को उसके खत्म होने का सिग्नल अभी तक उसने प्रोसेस नहीं किया। सो हर प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ज़ॉम्बी प्रोसेस बनती है। जैसे ही पेरेंट को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ये प्रोसेस खत्म हो गई है, वो प्रोसेस टेबल में से उसकी एंट्री खत्म कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी प्रोसेस जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। रीड दिस वन पैराग्राफ ऑफ एक्सप्लेनेशन। अ प्रोसेस दैट इज टर्मिनेटेड बट हुज पेरेंट हैज नॉट येट कॉल्ड वेट, अभी तक वेट नहीं कॉल हुआ, इज नोन टू बी अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। All process transitions, ध्यान से इस लाइन को सुनना, all process transitions to this state when they terminate, but generally they exist as zombie only briefly. Once the parent calls wait, the process identifier of the zombie process and its entry in the process table is released. ठीक था? तो आगे के हमें 2 प्रोग्राम्स हमें ये भी देखने हैं। ये ऑल्दो हमारे गाइडलाइंस के प्रोग्राम नहीं है, वो मैं देखती हूँ कि तुम बाकी प्रोग्राम्स कितने अच्छे कर पाते हो। अगर कर पाओगे तो ये 2 एडिशनल प्रोग्राम्स हैं, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। ज़ॉम्बी प्रोसेस और ऑर्फन प्रोसेस को हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते, बट इस पर्टिकुलर लैब क्लास में आपको ये 5 प्रोग्राम्स करने हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम, सेकेंड प्रोग्राम सेम कोड, और ये वाला जो थर्ड वाला, ये वाला जो है ना, ये क्या है, 1 मिनट रुकना। ये जो अभी हमने बुक में से मैंने जो तुम्हें डायग्राम एक कोड समझाया था जिसके अंदर चाइल्ड प्रोसेस का एड्रेस स्पेस ओवरले हो जाता है यूजिंग execlp कमांड, वो क्या कोड था, डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट कोड। अब चाइल्ड प्रोसेस कोड भी डिफरेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका प्रोग्राम भी डिफरेंट हो गया, वो सेम प्रोग्राम को नहीं एग्जीक्यूट कर रहा जो पेरेंट वाला प्रोग्राम था। ठीक है, सो आपकी बुक में आपके जो गाइडलाइंस है उसमें ऐसे दिया हुआ है, सेम प्रोग्राम सेम कोड, डिफरेंट प्रोग्राम सिर्फ डिफरेंट कोड एंड सो ऑन। सो आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू, और आपको अपना प्रैक्टिकल्स में उस वाले पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आंसर टू योर रोल कॉल्स। आकृति,